कोडिंग सही हो जाएगा, पूरा तुम लोग को आसानी हो जाएगी। वो नेट का इशू इशू सब ठीक हो जाएगा ना इसमें, जब दोबारा एक दफा देख लोगे। अच्छा बेटा, डार्विन की थ्योरी का एक और नाम था थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन। बेटा नेचुरल सिलेक्शन का मतलब है कि मिसाल के तौर पे एक जगह पे काफी ऑर्गेनिजम्स को मैंने बंद कर दिया, और मैंने कुछ टाइम बाद जो है वो उस जगह पे गया हूं मैं, तो सारे मर गए, या एक या दो जिंदा है बस, बाकी सारे मर गए। तो मैं मतलब डार्विन ने इस चीज को क्या कहा था कि नेचर जो है वो उस ऑर्गेनिज्म को खुद सेलेक्ट करेगी जो जेनेटिकली जो है, जीन वाइज, या उसकी जो प्रॉपर्टीज हैं वो थोड़ी ज्यादा बेटर है, बेहतर है बाकी ऑर्गेनिज्म से। किस तरह सेलेक्ट किया, वो किस तरह बेहतर कह सकते हो, ये सब डार्विन ने नहीं बताया था। मतलब कहने को उसकी थोड़ी बात सही थी, लेकिन किस तरह कैसे ये सब नहीं बताया। आप आप किसी से बात करो, वो बहुत कोई बड़ा दावा कर दे और उसके ना आगे पीछे उसकी असल हकीकत नहीं बताए, तो जाहिर सी बात है आप कहोगे भाई मुझे एविडेंस तो ला के दो, मुझे कोई सबूत तो दो, मुझे कोई मतलब कोई ठोस बात तो करो। तो ये सिलसिला है बेटा, सही है। तो मसला ये है कि इसने कोई ठोस बात करी नहीं थी। सही है, तो क्या सीन है, हालांकि जेनेटिक थोड़ा सा जिक्र किया था लेकिन पूरा कुछ नहीं बताया था। इसने कहा था सारे लिविंग स्पीशीज, सारे जानदार वो डिसेंडेंट्स हैं, यानी कि वो अगली जनरेशन है अपने आबा अजदाद की। सही है। और वो अपने जो अभी की जो हालत में है वो थोड़े से डिफरेंट है जैसे वो पहले थे। और उनमें जेनेटिक कॉम्पोजिशन जो है, यानी कि जेनेटिक वाइज उनमें थोड़ा बहुत क्या है, चेंज आया है। अब कैसे क्या किस तरह ये सब नहीं बताया था। तो बेटा नेचुरल सिलेक्शन में क्या होता है, नेचुरल सिलेक्शन एक ऐसा आइडिया है बेटा साइंस में, इट इज द मैकेनिज्म एवोल्यूशन का। एवोल्यूशन हम लोग दर्जा बदर्जा तरक्की को भी कह सकते हैं किसी भी ऑर्गेनिज्म की, कि जिसमें उसके हेरिटेबल ट्रेड्स जो है वो उसको हेल्प करेंगे। हेरिटेबल ट्रेड्स कौन से होते हैं बेटा, हेरिटेबल ट्रेड्स, हेरिटेबल का मतलब होता है वो अगली जनरेशन में आ रहे, ट्रेड का मतलब होता है प्रॉपर्टी, ट्रेड्स का मतलब है खसूसियात। ऐसी खसूसियात, ऐसी प्रॉपर्टीज जो हेरिटेबल होती हैं, अगली जनरेशन में आती है, उसको बायो में कहते हैं बेटा हेरिटेबल ट्रेड्स। तो साइंस कहती है कि हेरिटेबल ट्रेड्स जो होते हैं ऑर्गेनिज्म को, वो सरवाइव करने में, जिंदा रहने में और रिप्रोड्यूस करने में ज्यादा काम आते हैं। और वो वक्त के साथ साथ जो है वो पॉपुलेशन में कॉमन होते रहते हैं। यानी कि वो कोई चीज़ वो ज़्यादा इस्तेमाल करेगा तो वो ज़्यादा स्ट्रांग हो जाएगी, वो ही अगर हेरिटेबल भी हो जाए तो साइंस कहती है ज़बरदस्त कहानी हो जाएगी, वो ऑर्गेनिज्म ज़्यादा बेहतर होगा बाकियों से। वही डार्विन की थ्योरी के क्या पॉइंट्स थे। डार्विन ने कहा था कि अगली जो जनरेशन है बेटा, डिसेंट का मतलब होता है नेक्स्ट जनरेशन, यानी कि हमारे जो एंसेस्टर्स हैं, हम उनके डिसेंडेंट्स हैं। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ आप सबकी आसानी के लिए याद रहेगा आपको। डिसेंडेंट्स का मतलब होता है जैसे हम लोग, डिसेंडेंट्स कम्स आफ्टर एंसेस्टर, यानी कि एंसेस्टर्स अबाउजदाद उनके बच्चे, यानी कि मेरे परदादा एंसेस्टर, मैं उनका पोता डिसेंडेंट। सही। फिर मेरे बाद नेक्स्ट जनरेशन, इस तरह। तो बेटा उसने कहा था कि जिंदगी की जो हिस्ट्री है, हिस्ट्री ऑफ लाइफ इज लाइक अ ट्री। उसने क्या बोला था, जो लाइफ की हिस्ट्री है वो लाइक ट्री है। ट्री की बहुत सारी होती है बेटा ब्रांचेस। तो लेकिन कितनी भी ब्रांचेस हो जाए, इस ब्रांच से कोई और ब्रांच, ट्री की कितनी भी सारी ब्रांचेस हो जाए बेटा, लेकिन उन सब की जो मेन ब्रांच होती है वो सेम है। तो इसने कहा था हिस्ट्री ऑफ लाइफ इज लाइक अ ट्री, उन सबका एक कॉमन क्या है, पॉइंट है, यानी कि वहीं से सब ब्रांचेस क्या हुई हैं, वहीं से ऑर्गेनिजम्स। तो उसने कहा था कि हम सब का एक कॉमन क्या है, एंसेस्टर है, जिससे सारे ऑर्गेनिजम्स इवॉल्व हुए। कुछ रेप्टाइल बन गए, कुछ मैमल बन गए, ये सीन है। तो हिस्ट्री ऑफ लाइफ इज लाइक अ ट्री जब भी आ जाए तो समझ जाओ किसकी बात हो रही है, डार्विन की बात हो रही है। उसने कहा था कि बेटा ऑर्गेनिजम्स अगर एक जगह पे रहते हैं डिफरेंट किस्म के, और वो अगर बहुत ज्यादा ही रिप्रोड्यूस कर जाए, तो फिर फड्डा होगा, जिंदा रहने का फड्डा होगा, शेल्टर का फड्डा होगा। सही है, यानी कि मैं आपको बताता हूँ पुरानी सिंध बोर्ड में क्या लिखा हुआ है। ये देखो बच्चों, पुरानी सिंध बोर्ड में लिखा हुआ है इसको, ये देखो। आप सबको बेटा ये पेज नजर आ रहा है पुरानी बुक का, ये हेडिंग जहाँ पे मैंने टिक किया है, यस और नो बोल देना। हाँ जी, ठीक है, अच्छा नजर आ रहा है, गुड। और बता दो बाकी बच्चे भी, ठीक है समरा, गुड। क्लियर नजर आ रहा है यस सब। सर। ठीक है, क्लियर नजर आ रहा है तो वरना फिर मैं और जी सर। सही सही है, गुड। सही है। अच्छा, इसको यहाँ से बेटा इसमें लिखा हुआ है पुरानी, अगर जिसके पास बुक अभी अब सामने खुली हुई है वो हाईलाइट कर सकता है। ये कह रहे हैं कि एक सिंगल जो कॉड फिश है वो एक सीजन में 5 से 7 मिलियन एग्स देती है, यानी कि 50 से 70 लाख अंडे।
यानी कि ये ओवर रिप्रोडक्शन है। उसने कहा था, डार्विन ने ये बात तो बिल्कुल सही करी थी, नो डाउट। इसने कहा था कि अगर एक जगह पे डिफरेंट किस्म के जानवर ऑर्गेनिजम्स रह रहे हैं, अगर उनमें से कोई एक आध ओवर रिप्रोड्यूस कर जाए, यानी कि अपनी लिमिट से बहुत ज्यादा, तो फिर फड्डा शुरू हो जाएगा आपस में भी, उसके बच्चों में और दूसरे ऑर्गेनिजम्स के बच्चों में भी। उसने कहा था एक हाउस फ्लाई तकरीबन 120 अंडे देती है, मतलब गर्मियों में 6 मरतबा। सही। अच्छा, स्टार फिश 1 मिलियन अंडे प्रोड्यूस करती है हर साल, 10 लाख अंडे। एलिफेंट दुनिया का सबसे स्लोएस्ट ब्रीडर है। वो अपने तकरीबन 100 साल की जिंदगी में सिर्फ 60 ईयर्स फर्टाइल रहता है। फर्टाइल मतलब उसमें एबिलिटी होती है बच्चे पैदा करने की, और उस 60 साल की एबिलिटी में वो सिर्फ 6 बच्चे पैदा करता है। तो उसने कहा था कि ये ऑब्वियस सी बात है, तो फिर खड्डा होगा रोटी कपड़ा मकान का, मतलब स्पेस का होगा, जगह का मसला, खाने का मसला, और बाकी नेसेसिटीज ऑफ लाइफ का। सही। तो इसी को आपकी बुक्स में बेटा नए फड्डे में क्या लिखा हुआ है, स्ट्रगल जिंदा रहने का। अच्छा, अगर सेम स्पीशी यानी कि अगर कैट है, उसके कोई 100 बच्चे हो गए, तो आपस में के जो कैट के बच्चों का फड्डा होगा, वो सेम स्पीशी का फड्डा होगा। यानी कि फड्डा बिटवीन कैट के बच्चे, तो वो होगा इंट्रा स्पेसिफिक। इंट्रा का मतलब होता है इनसाइड, इंटर का मतलब होता है बिटवीन। अगर फड्डा डिफरेंट स्पीशीज के दरमियान है, तो वो फड्डा होगा इंटर स्पेसिफिक फड्डा या स्ट्रगल। और अगर फड्डा एनवायरनमेंट के खिलाफ है कि एनवायरनमेंट भी बहुत शदीद है, सर्दी गर्मी खजा बहार, अर्थक्वेक सैलाब जो भी है, तो वो एनवायरमेंटल स्ट्रगल है। इन सब स्ट्रगल्स के बाद जो बेटा जिंदा रह जाएगा, डार्विन ने इसको कहा था कि इसको क्या कहा हो आप, फिटेस्ट। वो ऑर्गेनिज्म साइंस की नज़र में सबसे ज़्यादा फिटेस्ट है, और इसी को कहते हैं हम लोग बेटा वैसे भी इंग्लिश लैंग्वेज में सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। मिसाल के तौर पे इस साल एमडी कैट का जो एग्जाम है वो दे रहे हैं 9,000 बच्चे, और आप लोग को बेटा कोई एक टेंशन नहीं है। टेंशन क्या क्या है, फैमिली की तरफ से टेंशन है, फैमिली है खानदान की, फैमिली एफ हो गया, खानदान के हो गया, फ्रेंड्स क्या कहेंगे ये भी है, अपना कैरियर भी बनाना है, बहुत सारी चीज़ें बेटा। प्लस आप जब वहाँ पे जाओगे तो टेम्परेचर क्या होगा, टेम्परेचर वार्म होगा, जाहिर सी बात है एसी भी चल रहा होगा, लेकिन आपके पसीने छूट रहे होंगे, तो एंजाइटी। तो ये सारे फड्डों के बाद अगर आप इंशाल्लाह डॉक्टर बन रहे हो, तो साइंस कहती है कि आप लोग सारे कौन हो, फिटेस्ट। सही है, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, तो आप लोग भी तो यही हो। सही है। बस कहने का थोड़ा तरीका अजीब सा था, तो ये था। इससे पहले एक और वर्ड पढ़ते हैं, डार्विन ने कहा था जेनेटिक वेरिएशंस। तो उसने कहा था ऑर्गेनिजम्स के अंदर जीन्स में भी थोड़ी बहुत क्या होती है, बस वेरिएशन होती है, और वो आहिस्ता आहिस्ता अपने सर्वाइवल के चांसेस को बेहतर बनाते हैं अपनी प्रॉपर्टीज से। तो उसको हम लोग बायो में कहते हैं अडेप्टिव ट्रेड्स। मिसाल के तौर पे एक बंदा है, उसको उसकी ऑब्जर्वेशन अच्छी नहीं है, लेकिन अब वो ऐसी जगह गया जहाँ पे उसकी ऑब्जर्वेशन अच्छी होनी जरूरी है, तो वक्त के साथ साथ अपने आप उसने उस प्रॉपर्टी को अपनी बेहतर बनाया। तो साइंस कहती है इसको, कौन से ट्रेड्स कहते हैं, ऐसी प्रॉपर्टीज को बायो में कहते हैं अडेप्टिव ट्रेड्स। अडेप्टिव ट्रेड्स। सही। सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट क्या है बेटा, इट कैन बी सेड दैट ऑर्गेनिजम्स विद बेटर सेट ऑफ जीन्स, जिनके पास जीन्स का ऐसा सेट है जो उसने उसको बेहतर तरीके से इस्तेमाल किया हुआ है, उसके ज्यादा चांसेस है सर्वाइवल के। डार्विन ने कहा था, अकॉर्डिंग टू डार्विन, दे वुड हैव बेटर चांसेस ऑफ सर्वाइवल, उनके ज्यादा सर्वाइवल के चांसेस है, और वो रिप्रोडक्शन भी करेंगे, अपने बच्चे भी पैदा करेंगे, और अपने इनहेरिटेंस भी करेंगे। इनहेरिटेंस क्या होता है बेटा, ट्रांसफर ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग। इस पूरे फिनोमिना को बेटा बायो में कहते हैं नेचुरल सिलेक्शन। द होल प्रोसेस इज टर्म्ड एज नेचुरल सिलेक्शन। सही है। अच्छा, डार्विन ने कहा था कि जब ऑर्गेनिज्म इतने सारे स्ट्रगल के बाद जिंदा रहेगा, तो उससे और नए स्पीशीज भी बन सकते हैं। इसने इसके कोई एक्सपेरिमेंट नहीं बताया था, नए स्पीशीज भी बन सकते हैं। तो नए स्पीशीज का बनना वक्त के साथ साथ ग्रेजुअली, आहिस्ता आहिस्ता, नेचुरल सिलेक्शन के बाद, तो वो कहलाते हैं स्पीशिएशन। सही। तो ऐसा कोई पता नहीं, इसने बात इसने बताई नहीं थी, बस ऐसे ही बोल दिया, बस जो मुंह में आया बोल दिया। डार्विन के बेटा क्या ऑब्जेक्शंस थे इसकी थ्योरी के, लास्ट पेज है बस ये। डार्विन के बेटा क्या ऑब्जेक्शंस थे, डार्विन पे क्या एतराजात उठे। डार्विन ने नहीं बताया था बेटा, डार्विन डिड नॉट क्लियरली डिफरेंशिएट बिटवीन कौन से वेरिएशंस हेरिटेबल होती हैं और कौन सी वेरिएशंस नॉन हेरिटेबल होती हैं। तो डार्विन ने ये नहीं बताया था बेटा, हेरिटेबल का मतलब अगली जनरेशन में कौन सी आती है और कौन सी नहीं आती। डार्विन ने बेटा ये तो बता दिया था कि जीन्स में वेरिएशंस होती हैं, लेकिन वजह नहीं बताई थी कि कैसे आती हैं वेरिएशंस। आज की साइंस कहती है कि म्यूटेशन है। डार्विन ने म्यूटेशन का इन शॉर्ट जिक्र नहीं किया था, म्यूटेशन का जिक्र नहीं किया था।
डार्विन ने ये तो बता दिया था कि जो ऑर्गेनिज्म सरवाइव करता है उसको सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट कहते हैं, लेकिन ये नहीं बताया था कि वो किस तरह सरवाइव करता है, हाउ। अराइवल ऑफ द फिटेस्ट नहीं बताया था, सर्वाइवल बता दिया था। मैं कह रहा हूँ कि ये बंदा बहुत मेहनत से पहुंचा है। दूसरा स्टूडेंट मुझसे पूछ रहा है कि सर इनकी, आप मुझे जर्नी बता दें कि इन्होंने कैसे मेहनत करी। मैं उसको कहूँ कि मुझे तो उसकी जर्नी पता ही नहीं। तो जब आपको उसकी जर्नी नहीं पता तो आप कैसे कह सकते हो कि मेहनत से पहुंचा है? क्या पता उसने एमबीबीएस के लिए पैसे दिए। तो बेटा अराइवल ऑफ द फिटेस्ट नहीं बताया था, सर्वाइवल बता दिया था। सही है। अच्छा, लास्ट टॉपिक है बेटा इस चैप्टर का, फिर ये चैप्टर खत्म। बेटा डार्विन की थ्योरी में क्या लैक करता था? डार्विन ने क्या चीज को नहीं बता पाया था? डार्विन की थ्योरी लैक करती है बेसिक्स ऑफ जेनेटिक्स। डार्विन की थ्योरी क्या लैक करती है बच्चों? डार्विन की थ्योरी लैक करती है जेनेटिक बेसिस। अगर डार्विन की थ्योरी में जेनेटिक बेसिस ऐड कर दो, जो कि बाद में हुई, और उस साइंटिस्ट का नाम था मेंडल। नाम सुना होगा आप सबने, मेंडल। तो मेंडल्स के लॉज को जब डार्विन की थ्योरी में डाला गया, तो डार्विन की थ्योरी क्या हो गई बच्चों? मॉडिफाइड हो गई। उस थ्योरी का नाम बना फिर न्यू डार्विनिज्म। सही है। और इस थ्योरी का एक और भी नाम है सिंथेटिक थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन, जिसमें इन शॉर्ट जीन्स का जिक्र था और ओरिजिन ऑफ न्यू स्पीशीज का भी जिक्र था, म्यूटेशन वगैरह सब। और बेटा मेंडल का नाम एक सब याद रखो बच्चों, मेंडल का नाम है फादर ऑफ मॉडर्न जेनेटिक्स। इस बंदे को मॉडर्न जेनेटिक्स का क्या माना जाता है? फादर। तो सही बच्चों, अफशा, मीरब, नबीरा, समरा, इंशाल्लाह बेटा कल मुलाकात होगी। जैसी मैसेज आ जाएगा मेरे मुझे कंफर्मेशन का, तो आपको मैसेज आ जाएगा इंशाल्लाह। कल किस टाइम में क्लास? सुबह भी हो सकती है 10 से 1 बजे तक, और या 11 से 2 बजे तक, और शाम में भी हो सकती है 5 से 7:30 या 8 बजे तक। तो जैसे भी होगा मैं आपको कंफर्म कर देता हूँ इंशाल्लाह। सही बच्चों, मैं आपको इसकी रिकॉर्डिंग भी सेंड कर दूंगा इंशाल्लाह। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।